हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक वीडियो कल के डेट में आपको मिल चुकी है, जिसमें हम लोगों ने संविधान से संबंधित चीजों की यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी और कौन उसके अध्यक्ष, या सारी संबंधित चीजों को हम लोगों ने देखा। उसके बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक के यानी वहां पर चीजों को कवर किया है, समझा है आसान से आसान भाषा में। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, सीमित समय में हमको इनको कवर करना। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी अगर आप देखें तो कार्यपालिका संबंधित चीजों को देखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जो भी चीजें हैं यहां पर इंपॉर्टेंट जो है उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। उसके बाद बची हुई चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल बिंदास रहें। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए। चूंकि हम आपके जीएस के लिए कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, शाम को आपको जीएस का मटेरियल मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त टेस्ट, क्विज और सारी कुछ आपको वहां पर मिल जाता है, जिससे आपके जीएस की प्रॉपर तैयारी होती रहती है। तो आइए यहां पर शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें भाग 5, चूंकि भाग 4 तक हम लोगों ने कल के डेट में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जिसमें अगर हम बात करें संघ यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चीजें हैं। जिसमें कार्यपालिका की बात करें तो जो है यहाँ पर अनुच्छेद 52 से 78 तक की चीजों को अभी हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार जो है कि कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति आते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 के मध्य। चूंकि अभी जो भी आपके रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, आप अगर उनको उठाकर देखेंगे और भी मतलब अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, ठीक है, और उनकी शक्तियां हैं और कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत कौन क्या उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन सारी चीजों पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझे, देखें। मैं बहुत सहज से सहज तरीके से आपको चीजों को देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राज्य का प्रमुख होता है। राज्य माने देश का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति से संबंधित अगर यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 62 तक की चीजों को पहले हम देखेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसकी परिकल्पना किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 52 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेहद। जी हाँ, अब हम अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। वह इसका प्रयोग अब संविधान के अनुसार स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्योंकि आप जानते हैं वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, करवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वही होते हैं। आगे देखें, यहां पर अगर हम बात करें अब अनुच्छेद 54 जिसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल यानी अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 54 में है। बस इतना आपको जानना है मेरे भाई। एक बात आप समझ लें कि ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं है कि हमको एक एक चीज़ों को बहुत डीप तक जाने की जरूरत है। नहीं, हमको बस वही जानना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रिक्वेंटली आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब कुछ समझ रहे हैं। इसमें शामिल होते हैं कौन? संसद और जो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, और केवल मतलब निर्वाचित सदस्य। समझिएगा ध्यान से बात को कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन? संसद के वही जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगर राज्यों की विधानसभाओं के लिए हम बात करें तो केवल निर्वाचित जो है उसके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब अगर बात करें दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये योजना बनाई गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55। जी हाँ, अनुच्छेद 54 में कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, इसका जिक्र किया गया। अब अनुच्छेद 55 में यहाँ पर निर्वाचन की रीति यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यहाँ पर अगर देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ पर देखिए एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 की
तो इसमें पद के अवधि के बारे में दिया गया। अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से मतलब जो उनका कार्य अवधि है उसका किस अनुच्छेद में जिक्र है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 56 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, आप जान ये भी ध्यान रखें किसको वो जो है त्यागपत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। समझते जाएं चीजों को, आसान होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 58 यानी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, भारत का नागरिक तो मैं भी हूँ भाई, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी 2-3 साल में, ये भी पूरी हो जाएगी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद यानी ऑफिस आप प्रॉफिट पर ना हो, तो नौकरी वोकरी छोड़ करके राष्ट्रपति के चुनाव लड़ जाओ भाई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 60 में इसका जिक्र है। देखो, राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो चार्ज में होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। तो अगर आप भी भैया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो तो नेक्स्ट चुनाव में सोच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े भाई। देखो, नहीं मास्टर बनेंगे तो कम से कम राष्ट्रपति बनेंगे। अनुच्छेद 61 महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट। देखिए यहाँ पर संविधान के अतिक्रमण वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की उपेक्षा करता है यानी संविधान के अनुसार चीज़ों को नहीं ले चलता है, भाई आप राष्ट्रपति तो बन गए, मान लो सोचा कि यार छोड़ो कौन सा जरूरी है मास्टर वास्टर, वो छोटी सी चीज़ है, चलो राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति बन गए, अपना भौकाल दिखाने लगे, मैं कुछ नहीं मानता, अपना जो भी इधर का उधर करने लगे, तो भैया ये हटाया भी जा सकता है। आपको परमानेंट पद नहीं है, ये लोकतंत्र है। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप जो है उल्लंघन करते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। यह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कहां से शुरुआत हो। ठीक है, इसकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है। अभी हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष यानी राज्यसभा से शुरू होती है, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा दोनों से शुरू होती है, जिसके लिए 14 दिन पहले पूर्ण नोटिस दिया जाएगा कि भैया राष्ट्रपति महोदय आप अब गलत रास्ते पर हैं, हम लोग आपको हटा सकते हैं। अगर उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं होती हैं तो उनको टाटा बाय बाय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जी हाँ, वो कार्य को करवाता है यानी सारे कार्य को करवाने की शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, विधान मतलब नियम कानून बनाने की उसके पास शक्तियाँ होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कुछ मामलों में उसका निर्णय सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति का। सैन्य शक्तियाँ होती हैं, मिलिट्री का सर्वोच्च होता है वो। ठीक है, और आपातकालीन शक्तियाँ होती, इमरजेंसी की शक्तियाँ होती है। कहीं पर किसी राज्य में जो है वहाँ पर अपने मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये सारे पावर्स एक राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, अब देखो भैया कार्यकारी शक्तियों की जब हम बात करते हैं, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, करता कोई और है लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। जी हाँ, वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान न्यायवादी यानी CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपालों और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री का। जी हाँ, प्रधानमंत्री शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है यानी उनको शपथ दिलाता है। महान न्यायवादी, ठीक है, उनका भी शपथ दिलवाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ, और उसके बाद UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको भी राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। राज्यों के राज्यपालों को भी यही शपथ दिलवाता है और जब चाहे हटा भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अगर हम इनके विधायी शक्तियों की बात करें, विधायी शक्तियाँ में वह संसद का सत्र बुलाता है। ठीक है, और सत्रावसान करता है यानी सत्र बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास शक्ति होती है, ऐसा नहीं है मनमानी तरीके से,
उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, क्या कारण है, क्यों भंग किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि मन में अरे चलो हमारा मूड खराब है, लोकसभा भंग, फिर से चुनाव, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये शक्ति है उनके पास। संसद द्वारा पारित होने मतलब पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है, ये आप जानते हैं। ये है उनकी असली विधायी शक्तियां। ठीक है, खूब चलेगी प्रक्रिया, लोकतंत्र है हमारा। संसद में दोनों सदनों में पास होगा, उसके बाद तब तक ये लागू नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति जो है इसकी स्वीकृति ना कर दे, लेकिन उसकी भी समय सीमा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का है भैया हम घूस नहीं हो तब यह पास करिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखो अनुच्छेद 123, अगर हम बात करें संसद सत्र ना चलने की स्थिति में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियों में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो आप सोच करके देखिए, नियुक्ति करके भेज रहे हैं सबको, तो पावर तो है ही ना। अगर एक बार भाई जो वहाँ पर नियुक्त हुआ है, कहीं ना कहीं वो जब राष्ट्रपति महोदय पहुंचेंगे तो कुर्सी छोड़ करके तो खड़ा तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अनुच्छेद 72, अगर हम बात करें क्षमादान की शक्ति, ये भी शक्ति है। ठीक है, ये भी पावर है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, मृत्युदंड या मार्शल लॉ की सजा सहित। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब होता है, गलती से किसी के द्वारा गलती हो जाए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी उस टाइप का नहीं हो बट उससे उस तरीके का कमिट हो जाता है और उसको जो है न्यायालय से फांसी की सजा या मृत्युदंड भी मिल जाए, फिर भी उसको भी राष्ट्रपति अपने विवेक से माफ कर सकता है। ठीक है, जो कि सामान्य प्रक्रिया नहीं है बट होता है। अनुच्छेद 143, वह किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मतलब जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनको बुला सकता है, उनसे सलाह ले सकता है, भैया ऐसा है, इस मामले में क्या करना चाहिए, आप अपनी ओपिनियन बताओ, हमको पता नहीं है। चूंकि भाई यही होती है। सैन्य शक्तियों की जब बात आती है, राष्ट्रपति भारत की रक्षा बलों, चाहे यहाँ पर नेवी हो, जो है आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, चाहे भाई धनुष बाण चलावे आवे ना आवे, लेकिन सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बहुत पावर होती है। ठीक है, आपातकालीन शक्ति अभी इन्हीं के हाथ में होती है। अनुच्छेद 352, याद रखना मेरे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी की जो स्थिति होती है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी स्टेट में। ठीक है, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता। ये अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें भारत के राष्ट्रपतियों से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार इस पद पर चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी की हम बात करें, या भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट इनको जानना चाहिए आपको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है कि निर्विरोध कौन बने थे। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपतियों से जुड़े प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें, यहाँ पर KR नारायणन देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, पहले दलित राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। ठीक है, अब बात करें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भी आप समझे, मतलब इस पद पर बहुत ही योग्य लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है। यहाँ पर बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें वर्तमान जो हमारी महामहिम है यानी राष्ट्रपति महोदया हैं, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद जो कि कुछ इनसे संबंधित है, जिसमें अगर हम बात करें 52 राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति के पद की जिक्र है। ठीक है, 54 उनके निर्वाचन से संबंधित है। 61 महाभियोग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर त्वरित रिवीजन में रख दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश लाने का यहाँ पर पावर है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की जो है पावर है। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे नंबर के शक्तिशाली व्यक्ति का, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का। जी हाँ, संवैधानिक प्रावधान, दोहरी भूमिका, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। देश का दूसरा जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद जो है 63 से 71 तक इनका वर्णन है। ठीक है भाई, चलो
अगर मान लो तुम मास्टर ना बने, राष्ट्रपति ना बने, तो उपराष्ट्रपति के लिए तो दावा किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें यह जो है पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से भारत में समाहित किया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में जो उप राष्ट्रपति का पद है उसको कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से, अमेरिका। संवैधानिक दायरा इनका यहाँ पर संविधान की भाग 5 के तहत अनुच्छेद 63 से 71 तक इस पद की रूपरेखा तय करते हैं। अनुच्छेद 63 में मूल जनादेश यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में किसकी बात हो रही है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ध्यान देना भाई इस तरीके। अब हम जब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ों की बात करते हैं तो 63 से लेकर के 71 तक अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा जो है पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति आप बन गए, राज्यसभा के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। आपको राज्यसभा मतलब आप जानिए यहाँ पर राज्यसभा का ये जो है सदस्य नहीं होता, ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा का जो है क्या होता है, सभापति होता है, ठीक है। ये आप इसको जाने। यहाँ पर 65 नंबर पर अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात मतलब इनको पावर होती है कब, जब राष्ट्रपति की मान लो जो किसी कारण से मृत्यु हो जाए, ठीक है, या त्यागपत्र दे दे या पद से उनको हटा दिया जाए महाभियोग लगा करके, तो क्या होगा, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन कितने दिन, मैक्सिमम 6 महीने, उसके बाद फिर चुनाव होना जरूरी हो जाता है। बस आगे देखते हैं उनकी योग्यताएं। जी हाँ, पहली बात तो भारत का नागरिक हो, देख लीजिए कि भाई योग्यता है कि नहीं आपके भी अंदर। 35 साल की उम्र पूरी हो, ठीक है, 2-3 साल बाद हम भी हो जाएंगे, 2 साल बाद, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो निर्वाचन मंडल और प्रक्रिया के बारे में देखें, अनुच्छेद 66 में है। मतदाता अगर हम बात करें तो चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सदस्यों का प्रकार अगर हम देखें तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेते थे, निर्वाचित सदस्य लेते थे, मनोनीत नहीं, लेकिन यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बहिष्कार, तो राज्यों की विधानसभाएं इस चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं इसमें भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। अगर इसके प्रणाली की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से यहाँ पर वोट हो रहा है। ये स्टेट असेंबलीज को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। तो देखें थोड़ा सा कंपटीशन कम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निर्वाचन की तुलना अगर हम बात करें, राष्ट्रपति तो संसद के सदस्य, ठीक है, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य देख लीजिए यहाँ पर, उपराष्ट्रपति में दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों कहाँ है, संसद के, ठीक है। अब इसमें राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति में भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति में नहीं भाग लेती, ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है यहाँ पर। और सदन की योग्यता, लोकसभा यानी लोकसभा की योग्यता राष्ट्रपति को रखनी चाहिए और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की योग्यता रखनी चाहिए। तो इतना आप यहाँ पर जाने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल, त्यागपत्र और शपथ का, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 67 पर पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक ये वैलिड रहते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है कि भैया ऐसा है हम इस पद पर, अभी देखो जगदीप धनखड़ साहब ने जो है उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, तो किसको दिया था, आदरणीय जो हमारे महामहिम हैं उनको दिया था, यानी जो है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को। तो शपथ की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 69 में इनका जिक्र है। उपराष्ट्रपति को पद के शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर चुनाव विवाद समाधान। अगर बाय द वे किसी कारण से कोई चुनाव का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, ये भी समझो भाई, जाने रहो तभी तो पता चले जो है कैसे मिलेगा मामला। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद या संशय उत्पन्न होता है तो उसका एकमात्र प्राधिकारी जिसकी जांच और अंतिम फैसला केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 जने बैठ के पंचायत कर ले, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में अंतिम और सर्वमान्य होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखते हैं
पद मुक्ति की शुरुआत, अगर बाय द वे कोई ऐसा काम कर दिए, मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति बन गए, मनमानी करने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे, तो आपको कैसे हटाया जाएगा इसके बाद जान लो। कोई महाभियोग नहीं लगाया, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रस्ताव का मूल होगा, उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता, लोकसभा में इसकी शुरुआत नहीं होती। और अब यहाँ पर समझिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी सदन से जो है महाभियोग की शुरुआत, यानी महाभियोग शब्द का अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जो है इनको हटाने के लिए राज्यसभा से ही जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से। तो इसके लिए पूर्व सूचना देनी होती है। प्रस्ताव पेश करने से ठीक 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस पहुंचा दिया जाएगा। भैया ये लोकतंत्र है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति के अंदर पावर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। पद मुक्ति की मतदान प्रक्रिया, ठीक है, वोटिंग फ्लो अगर हम यहाँ पर देखें, राज्यसभा फिर जो है इफेक्टिव होता है और सिंपल होता है लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, उसके बाद फिर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। प्रथम चरण में राज्यसभा प्रस्ताव को तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा इस प्रस्ताव में केवल अपनी सहमति होना अनिवार्य है, पास करना कोई जरूरी नहीं। उन्होंने सहमति कह दिया, जाओ भैया, ठीक है। दोनों सदनों की सहमति के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। ऐतिहासिक कुछ तथ्य हैं जिनमें हम देखें यहाँ पर, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो लगातार 2 कार्यकाल तक 52 से लेकर के 62 तक जो जिनके जन्म अवसर पर हम लोग जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2 कार्यकाल तक अगर बात करें तो हामिद अंसारी भी रहे, ठीक है, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। और अगर हम बात करें कुछ अपवाद, तो कृष्णकांत भारत के एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां, यह पद सर्वोच्च पद के लिए एक प्रशिक्षण मैदान साबित हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो उपराष्ट्रपति बने वहीं जाकर के बाद में राष्ट्रपति बन गए, लेकिन अब बाद में ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। उपराष्ट्रपति को बाद में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अगर देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जाकिर हुसैन साहब, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल, KR नारायणन। तो देखिए यहाँ पर 6 लोग तो ऐसे हैं जो बाद में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण कड़ी, जो उपराष्ट्रपति का पद केवल एक प्रतीकात्मक पद नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक निरंतरता की सबसे मजबूत कड़ी है। राज्यों की परिषद के मार्गदर्शक, राज्यसभा के सभापति के रूप में संसदीय लोकतंत्र की दिशा देना, ठीक है, राष्ट्र के रक्षक, संकट के समय राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति के निर्बाध विकल्प के रूप में खड़ा रहना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं भैया, सबसे ताकतवर, लिखित में नहीं, वास्तविक ताकतवर भारत का प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये वास्तविक ताकतवर होता है। संवैधानिक जनादेश और राजनीतिक विरासत, यहाँ पर हम लोग 74 से 78 तक देखेंगे शक्तियाँ, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे भैया जो है कार्यकारी प्रमुख यानी डी ज्योर बनाम डी फैक्टो, मतलब शक्ति तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिखाया तो कुछ नहीं गया लेकिन कर सब कुछ सकते हो, यही अंतर है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। तो अगर बात करें यहाँ पर संसदीय व्यवस्था का आधार, भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो भूमिकाएं हैं स्पष्ट रूप से विभाजित है। नाम मात्र का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति, केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री यानी सरकार, जिसको हम कहते हैं वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। निर्णय शक्ति, सभी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित तो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया अनुच्छेद 74, ये ताकतवर पद है। इसके लिए भैया अगर ना कुछ मिले तो इसके लिए कोशिश करना है। बाध्यकारी सलाह का नियम, देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, मंत्री, और नेतृत्व उसका क्या है? इस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाध्यकारी प्रावधान, तो 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें सलाह की अनिवार्यता, अब राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह मानना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा संविधान के अंतर्गत। यानी ये नियम है कि राष्ट्रपति जो है संविधान जो मंत्रिपरिषद यानी उसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री, उसके बिना यानी उसकी सलाह पर ही कार्य कर सकता। इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
अब आगे हम देखते हैं भैया अनुच्छेद 75। जी हाँ, नियुक्ति और सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है पीएम, इसके बाद नीचे मिनिस्टर्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, और फिर जाकर के यहाँ पर लोकसभा का निर्माण होता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और जो है उनकी सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के। तो अब हम यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का मुख्य आधार अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह सिद्धांत लागू होता है। लोकसभा के प्रति जवाबदेही पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सीधे लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 78 सरकार और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी। जी हाँ, अनुच्छेद 78 जो है सरकार और राष्ट्रपति के जो है बीच की कड़ी। संवैधानिक कर्तव्य, यह केवल एक अधिकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अनिवार्य जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जानकारी, संघ के प्रशासन से जुड़ी सभी जानकारी राष्ट्रपति को सौंपता है कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह केवल एक अधिकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि प्रशासनिक सारी जानकारी उस संघ के प्रशासन से जुड़ी सभी जानकारी वो जाकर के राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे समय समय पर कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, विधायी जानकारी, विधान संबंधी सभी जो है प्रस्तावित कार्यों की पूर्व सूचना देना किसका कार्य है, राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री का। महत्वपूर्ण भूमिका की अगर बात करें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक मजबूत पुल के रूप में कार्य करता है। मतलब मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक मजबूत ब्रिज का कार्य कौन करता है, ये प्रधानमंत्री। ठीक है, देखें यहाँ पर आगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की योग्यता समझ लीजिए भैया, योग्य हो कि नहीं हो प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ध्यान देना भाई, भविष्य में हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक स्थिति अगर हम बात करें, संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग या विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। क्यों, आप समझेंगे। संसद की सदस्यता यानी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर जो लोकसभा होने के लिए जो उसके सदस्य होने की जो योग्यता होती है वही योग्यता उसके प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर राज्यसभा में आया है भैया वो, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। न्यूनतम आयु यदि सदन में लोकसभा से है तो कम से कम 25 साल, 25 साल तो सब हो ही गए हो, तो ये समझ लो प्रधानमंत्री बन सकते हो। ठीक है, ये योग्यता हम लोगों के पास है। न्यूनतम आयु राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा से सदस्य केवल 30 साल, मतलब कम से कम 30 साल, तो 30 साल के भी हम लोग हो चुके हैं। तो ये दोनों के लिए एक अवसर है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर 25 और 30 साल की उम्र को हम लोग पार कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें गैर संसद का प्रधानमंत्री बनना, ठीक है, 6 महीने, अगर कोई संसद नहीं है, मन में आया भैया हमको प्रधानमंत्री बनना, तो 6 महीने तक बन सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं। ठीक है, अब आप कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी न किसी जो है सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, क्या आप बिना चुनाव जीते पीएम बन सकते हैं? हाँ, कोई भी गैर सांसद व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री पद की शपथ ले सकता है। केवल संविधान के तहत यह छूट 6 महीने तक सीमित है। अनिवार्य शर्त है कि 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे तत्काल अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें कार्यकाल और शपथ का नियम। जी हाँ, यहाँ पर देखिए निश्चित कार्यकाल नहीं है उनका। तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स नहीं होता है, ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें बहुमत का नियम, इसका व्यवहारिक अर्थ है कि जब लोकसभा में बहुमत और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के मन में आया कि भैया ऐसा सुनो हमारा पैर छुओ, नहीं छूऊंगा तो बर्खास्त कर दूंगा, नहीं, वो नियम है। लोकसभा में अगर उसको बहुमत है, लोकसभा से पास है, तो वो जो है यहाँ पर आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये है रामनाथ कोविंद साहब, ये है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शपथ ग्रहण, पद और गोपनीयता की शपथ जो है हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाया जाता है। ठीक है, अब इनके हम शक्तियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की संस्थागत शक्तियों की बात करें तो प्रधान अध्यक्ष होता है किसका, नीति आयोग का। ठीक है, ये देखो प्रधानमंत्री अपनी भूमिका के कारण कई शीर्ष राष्ट्रीय परिषदों के जन्मजात अध्यक्ष होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री बन गए तो बन गए,
ठीक है। अब जैसे आप अपने पापा के संतान हैं तो पापा की प्रॉपर्टी हमारी, बात खत्म तो खत्म। उसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इतनी जो संस्थाएं इनका जो है अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग का जिसे पूर्व में योजना आयोग कहा जाता था उसका अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय विकास एनडीसी, नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था, उसका भी, ठीक है, उसका भी अध्यक्ष होता है यहाँ पर देखें एनडीसी का। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद एवं अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए उसका जो है भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जल नीतियों के निर्धारण हेतु भी उसका भी अध्यक्ष होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम जो है वीआईपी फैक्ट, कुछ राज्यसभा से प्रधानमंत्री, ठीक है। परंपरा बनाम वास्तविकता, आमतौर पर पीएम लोकसभा से होते हैं परंतु यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनी जाने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री रही, ठीक है। इनको राज्यसभा से पहली बार चुना गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एचडी देवगौड़ा, दक्षिण भारत के प्रमुख नेता जिन्होंने राज्यसभा के जरिए शीर्ष पद प्राप्त किया था। डॉक्टर मनमोहन साहब लगातार 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में देश का नेतृत्व किया। चुनाव एक भी बार नहीं, मतलब चुनाव लड़ करके यानी लोकसभा से जो है ये नहीं गए थे, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ अन्य फैक्ट की, सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का, उन्होंने 16 साल 286 दिन तक कार्य किया। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एकमात्र जो है महिला रही। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिन्होंने मात्र 40 साल की आयु में इस पद को संभाला। दक्षिण भारत से पहले पीएम वीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब हम कुछ बात करेंगे पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र में पद को संभाला और इस्तीफा देने वाले पहले पीएम भी बने, ठीक है। संसद का सामना ना करने वाले पीएम चौधरी चरण सिंह, इनके कार्यकाल में लोकसभा का कोई सत्र नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना मेरे भाई। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रधानमंत्री बीबी सिंह, ठीक है। पद पर रहते हुए निधन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री यानी ताशकंद में इनकी दुखद मृत्यु होती, इंदिरा गांधी, मतलब 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने पद के दौरान ही यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर ही उनकी डेथ हुई। तो इतना आपको जानना चाहिए। लोकसभा का गुरुत्वाकर्षण, संविधान का केंद्र प्रधानमंत्री केवल एक प्रशासनिक पद नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का मुख्य कर्णधार है। संवैधानिक हेतु वह राष्ट्रपति, संसद और जनता के बीच नीतियों को आकार देता और राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। जवाबदेही का प्रतीक अगर हम करें तो अपार शक्तियों के बावजूद वह हमेशा लोकसभा के माध्यम से सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। दीर्घकालिक प्रभाव, भारत की प्रगति उसके प्रधानमंत्रियों के विजन और संवैधानिक निष्ठा से गहराई से जुड़ी है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत की संसद गठन और कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत एक विस्तृत विश्लेषण है किसका, संसद का। संसदीय प्रणाली की बुनियादी ढांचे को समझना और यहाँ पर विधायिका की कार्यपालिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पर देखें व्यवस्था की नींव और संवैधानिक आधार, संविधान में इनका स्थान है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 79 से 122 तक जो है यहाँ पर संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखें तो यह प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है, यानी ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। संसद के 3 स्तंभ हैं, अगर हम यहाँ पर देखें 3 स्तंभ, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, लोकसभा जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाला, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद केवल सदनों की नहीं बल्कि 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना होगा, इसका वहां पर जिक्र है। तो इतना आपको यहाँ पर इस संबंधित जानना चाहिए। राष्ट्रपति को अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा समझा, ठीक है, संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी वह संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जैसे अगर बात करें उपराष्ट्रपति जो है अगर हम बात करें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अध्यक्ष होता है। विधायी अनिवार्यता, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति की औपचारिक अनुमति और हस्ताक्षर ना हो, हालांकि वो बाध्य होता है। यहाँ पर अगर हम देखें राज्यसभा जो है इसे भारत की संसद का उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा नाम द्वितीय सदन, सेकंड चेंबर,
कहा जाता है। ये इसकी भूमिका होती है, यह सदन भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और सीधे संघीय ढांचे को संतुलन प्रदान करता है। लोकसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखें तो यह संवैधानिक पहचान है। इससे जो है भारत की संसद का निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, यह सदन सीधे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बैठे सदस्य सीधे नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, जो इसे लोकतांत्रिक शक्ति का मुख्य केंद्र बनाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें सदनों की तुलना, संरचना और चुनाव विशेषता। अगर हम बात करें, अधिकतम सदस्य यहाँ पर राज्यसभा में मात्र जो है मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लोकसभा में 552। ठीक है, वर्तमान में 245 हैं और यहाँ पर 243 है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी विधायकों द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अभी जैसे देखो आप नीतीश कुमार साहब, उनको बड़ी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, चले भी गए हैं। ठीक है, चुनाव हुआ। अब यहाँ पर देखें, मुख्यमंत्री से बड़ा पद हो गया भाई इस समय, देखो बड़े मीम्स उम्स बनते हैं, आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव, जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ पर जो लोकसभा का सदस्य बनता है। ठीक है, अब अगर हम सदनों की और तुलना में बात करें कार्यकाल और नेतृत्व का, तो सदन का कार्यकाल यहाँ पर देखें तो अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखें। लोकसभा 5 वर्ष के लिए और समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, संसद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष। अब इसीलिए शायद नीतीश कुमार गए होंगे कि 5 साल तक, 6 साल तक जो इनका कार्यकाल है वहाँ तक तो कोई हटा नहीं पाएगा, तो 6 साल के लिए अपनी सीट सुरक्षित कर लिए जो है नीतीश कुमार, तो वहाँ पर जा करके, तो इसका भी ये भी कारण हो सकता है। यहाँ पर देखें 6 वर्ष 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, इसमें राज्यसभा में, और यहाँ पर 5 साल के लिए आपकी सीट फिक्स है। ठीक है, अब अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 साल। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा के लिए 25 साल, यानी हम सब एलिजिबल है यार। ठीक है, प्रमुख अधिकारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपसभापति होता है, जो इसका मतलब उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, और इसको स्पीकर बोलते हैं, जो अभी हमारे वर्तमान में ओम बिरला साहब है। ठीक है, अब हम देखते हैं संवैधानिक ब्लूप्रिंट, संरचनात्मक अनुच्छेद। ठीक है, यह संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद संसद के भौतिक और जो है ढांचागत अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की परिकल्पना। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसकी जो है परिकल्पना की गई, संरचना की परिकल्पना। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का परिकल्पना किया गया है। संवैधानिक ब्लूप्रिंट की बात करें यहाँ पर तो 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। और उसका जो है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की सख्त परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण करने का नियम भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य कार्य, कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य क्या है? संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और उसका अधिकार क्या है? संसद के पास संघ सूची, समवर्ती सूची और उसमें उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष प्राथमिक अधिकार है। देखो हम जानते हैं 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। तो समवर्ती सूची और संघ सूची में यहीं पर नियम बनता है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, प्रक्रिया इसमें यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश के लिए नीतियां व्यापक और जो है यहाँ पर बहस और सहमति के बाद ही लागू। ऐसा नहीं है कि मन में आया प्रधानमंत्री के तो वो लागू कर दिया, नहीं, बाकायदे पक्ष विपक्ष में जो है आप यहाँ पर बाकायदे डिस्कस होगा, उसके बाद होता है। ठीक है, कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद केवल कानून नहीं बनाती बल्कि सरकार की जवाबदेही भी ठहराती है। ठीक है, प्रश्नकाल जो शब्द है इसमें अगर हम बात करें तो मंत्रियों से सीधे सवाल पूछना। कोई भी सदस्य जो है वो मंत्री से सीधे सवाल पूछता है कि मंत्री साहब आपके जो है मंत्रालय के अधीन ये कार्य हैं और कितना हुआ है और जनता को उसका कितना लाभ मिला, आप जवाब दें। ठीक है, शून्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे। देखो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आप उनको लिस्ट करा जाता है, पहले सूचना देना होता है, उसको लिस्ट कराना पड़ता है, तब जाकर के आप उस सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं है मन में आया अरे बैठे हैं नींद खुली खजुआने मुड़े, अरे यार चलो ये पूछ लेता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप वो सवाल देते हैं और मंत्री तैयार होके आता है, तब वो आपको जवाब देगा। ऐसा कुछ नहीं कि मंत्री से पूछ लो, बेचारा उसके पास डाटा ही ना हो। भगवान जाने कितने पढ़े लिखे मंत्री हैं, आप सब जानते हैं, तो वो बता ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए पहले से उसको बताना पड़ता है, सारी सूचना होती है। और उसके बाद शून्यकाल में कुछ ऐसे मुद्दे जो बिना पूर्व सूचना के उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके भी एक सीमा है। अब अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार के पास बहुमत साबित करने की चुनौती भी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कुछ वित्तीय शक्तियां। जी हाँ, राष्ट्रीय खजाने पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन
सीमा में और तरीके से खर्च करना है। बजट पास करना, सरकार संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें देश के नागरिकों पर कोई भी नया कर लगाने या पुराने कर में बदलाव करने से के लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि मन में आया, सो रहे थे, सुबह उठे मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, उनके दिमाग में आ गया अरे यार चलो इस पर टैक्स लगाते, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा। मुख्य कार्य यहाँ पर देखिए 4 के अंतर्गत संविधान संशोधन, संसद के पास स्वयं संविधान को समय के साथ अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की सर्वशक्ति, चूंकि समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती है, तो अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक साथ में सारे संशोधन को देखेंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद के तहत संसद विशेष बहुमत यानी जो है और कुछ मामलों में राज्य की सहमति के माध्यम से संविधान के प्रावधानों में बदलाव संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान भाग 5 में, जो संघ की कार्यप्रणाली, वित्त, न्याय और नियंत्रण, शक्तियों का पृथक्करण, जवाबदेही के 4 स्तंभ है, ठीक है। वित्तीय नियंत्रण अभी हम लोगों ने देखा, अनुच्छेद 112 से लेकर के 117 तक। आपातकालीन विधान की बात करें, संकट के समय में राष्ट्रपति अध्यादेश 123 है। अंतिम मध्यस्थ न्यायपालिका, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय गठन और अधिकार क्षेत्र संबंधित, यह अनुच्छेद 124 से 27 तक है। वित्तीय सत्यनिष्ठा यानी CAG, धन के उपयोग की अंतिम जांच और यानी ऑडिट करने वाला, ठीक है, 148 से 151 तक इसका जो है किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें पहला स्तंभ जो हमारा वित्तीय तिजोरी, भैया पैसा ना हुई तो क्या करियो, कैसा मालिक बना रही हो, 112 से 117 भारत की बजट और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं, ठीक है। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कर नहीं लगाया जा सकता और ना ही खर्च किया जा सकता है। अनुच्छेद 112 में यह है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के सामने इसे रखवाते हैं, ठीक है। और यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का एक आधिकारिक विवरण है, मतलब जो बजट पेश होता है। अनुच्छेद 113 और 114 व्यय की स्वीकृति और विनियोग, ठीक है। यहाँ पर इसको जाने। अनुच्छेद 15-16 में यहाँ पर देखें, 15-16 में क्या है, बजट हमेशा भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन जब धन कम पड़ जाए या अप्रत्याशित खर्च आ जाए तो संविधान अनुच्छेद 115 और 116 के तहत विशेष प्रावधान दिया जाता है कि ऐसा नहीं भैया इतना बजट पास हो गया है तो अब जो है बस इतने में काम करना है, ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, कौन जानता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 ये वित्त विधेयक से संबंधित है, ठीक है। वित्त विधेयकों से संबंध में विशेष प्रावधान है, यह सुनिश्चित करता है कि कर और राजस्व से जुड़े कानून विशेष विधायी प्रक्रिया से ही होकर गुजरे या विधायिका के वित्तीय नियंत्रण को पुख्ता करते हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद 123, ठीक है। कार्यपालिका का क्षेत्र, अध्यादेश यानी संसद के विश्रांति काल यानी जब सत्र ना चल रहा हो तो उसमें अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। यह आपातकालीन उपकरण है, इसका प्रभाव जो है संसद द्वारा पारित कानून में ही मतलब के ही समान होता है। समयबद्ध सीमा यह शक्ति केवल तभी सक्रिय होती है जब संसद अनुपस्थित हो, ठीक है। अब हम अगर बात करें अनुच्छेद 124 और 29 में न्याय के आयाम, अंतिम मध्यस्थ, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यह लोकसभा का न्यायिक आधार है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत हम बात करें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख यानी न्यायालय होना, इसके निर्णय, स्थायी साक्ष्य और इसकी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार क्षेत्र है उच्चतम न्यायालय का, यह विशेष अधिकार है कि संघ और राज्यों के बीच, राज्यों के आपसी विवाद जैसे सीधे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उसको निपटाए हुआ, ठीक है। वह संघीय ढांचे को टूटने से बचाता और संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय का द्वारा पुनरावलोकन और न्यायालय अपने ही फैसलों को सुधार कर सकता, जो न्याय की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, ठीक है, जा सकता है, बुला सकता है। कानूनी या संवैधानिक संकट में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 148 जो कि CAG से संबंधित है, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, पद मुक्ति, यह एक संवैधानिक पद है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 149 जो है CAG के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 114 इसी उद्देश्य और कार्य कुशलता के लिए इसका जो है यहाँ पर बात की गई। अनुच्छेद 150 संघ एवं राज्यों की लेखाओं
यानी सीएजी तय करता है, वित्तीय हिसाब किताब रखता है, ठीक है। सीएजी से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से सांसद तक। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन, सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, जिन्हें जवाबदेही तक चक्र पूरा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से इस प्रक्रिया में जो है सारी चीज़ें रहती है। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति बजट पेश करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पेश करवाते हैं, करते नहीं है। संसद धन स्वीकृत करती है, ठीक है, यहाँ पर देखें। फिर उसको सरकार व्यय करती है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। सीएजी उस खर्च का ऑडिट, जो पैसा खर्च होता है उसको सीएजी ऑडिट करती है, अनुच्छेद 149 के अंतर्गत, ठीक है। आप देखें सीएजी रिपोर्ट फिर राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद को लौटाते हैं। मतलब इस तरीके की पूरी एक कह सकते हैं एक जो है प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत आसान भाषा में, सहज भाषा में चीज़ों को समझा, देखा। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत आसान रही होंगी, मज़ा आया होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके इन सब की पीडीएफ प्राप्त करें। टेस्ट और क्विज जो भी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।